एक जमाना था जब आपके और मेरे लिए भी गाड़ियां बना करती थी, और सिर्फ हमारे परिवारों के लिए नहीं। गाड़ियां जिनको चलाने में मजा आता था, भगाने में मजा आता था, दोस्तों के साथ घूमने जाने में तो यादें बन जाती थी। लेकिन ऐसी गाड़ियां अब बहुत कम मिलती है। हालांकि वो इंतजार शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि आ गई है महिंद्रा की BE6E। क्या लगती है यार, ये इलेक्ट्रिक है, पावरफुल है, रियर व्हील ड्राइव है और एक कंसेप्ट कार जैसी ही लगती है। तो क्या इसको इस सब कुछ देने में, ये पर्सनालिटी देने में ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो आपके परिवार वाले अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर ये गाड़ी आपको और आपके परिवार वालों को वाकई में ही खुश करके रख सकती है? चलिए आज यही पता करते हैं इस वीडियो में। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये फाइनल गाड़ी है, मतलब कि यही गाड़ी डीलरशिप जाने वाली है और डीलरशिप से आपके घर आने वाली है। इस तरीके का डिजाइन एक गाड़ी के ऊपर इंडिया में नहीं देखा गया है, और वाकई यार ये स्पोर्टी लगती है, स्ट्राइकिंग लगती है, रेसी लगती है, और इसके डिजाइन में वो एक्स फैक्टर है जो आसपास सबका ध्यान इसकी तरफ खींच लेता है। और अगर इसके डिजाइन को देख के आपको लग रहा हो कि ये कोई थोड़ी छोटी एसयूवी लग रही है, तो उस गलतफहमी को मत पालेगा, क्योंकि लेंथ में तो ये क्रेटा से भी लंबी है, लेकिन इसकी डिजाइन की डिटेल्स की वजह से ये थोड़ी और छोटी लगने लगती है। बात करें डिजाइन डिटेल्स की, तो इन चीजों के ऊपर गौर फरमाना जरूरी है। इसका जो DRL सिग्नेचर है वो इतना यूनिक है कि आप इसको किसी भी और गाड़ी से कंफ्यूज नहीं करने वाले हो, और स्पेशली रात को जब ये रियर व्यू मिरर में दिखती है तो क्या लगती है। और उसके बाद आ जाते हैं इसके ऑल LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैम्प्स। इनफैक्ट इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी नीटली DRL में ही इंटीग्रेट किया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायनामिक भी है। अब यूजुअली गाड़ियों में सामने की तरफ हेडलैम्प DRL की बात करने के बाद कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको एक ये एरोडायनेमिक प्रॉपर वेंट मिल जाता है, तो जब गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही होगी तो जो हवा होगी वो यहाँ से आएगी और इस वेंट के थ्रू फ्लो करती हुई गाड़ी के ऊपर से स्मूथली चली जाएगी। इसकी वजह से इस गाड़ी पे ड्रैग कम होगा, जब आप तेज जा रहे होंगे तो फिर डाउन फोर्स बढ़ेगा, आपको बेटर हैंडलिंग भी मिलेगी। ये प्रॉपर एक रेस कार टेक्नोलॉजी है जो इस गाड़ी में प्रोडक्शन फॉर्म में आई है। अब इस एंगल से देख के शायद आपको वाकई इसके साइज का अंदाजा लगने लग जाएगा कि ये एक बड़ी क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा के साइज की एसयूवी है, लेकिन जहां पे वो परिवार को खुश करने के लिए डिजाइन करी गई है, ये आपको खुश करने के लिए डिजाइन करी गई है। ये एक प्रॉपर कूप एसयूवी डिजाइन है। शार्पली इसकी रूफ पीछे की तरफ से नीचे आती है, बॉडी के ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइंस मिल जाती हैं, और वाकई किसी भी एंगल से देखो ये गाड़ी काफी स्ट्राइकिंग लगती है। और फिर डिटेल्स की भी कोई कमी नहीं है। इस एसयूवी के साथ आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, मगर आप ऑप्शनल 20 इंच के व्हील्स भी लगवा सकते हैं, जो कि और बेहतर लगते हैं। इनफैक्ट वो जो टायर्स आप देख रहे हैं वो EV स्पेसिफिक टायर्स हैं, यानी कि उन टायर्स के अंदर भी एक स्पंज की कोटिंग दी गई है ताकि उनकी रोड नॉइस बिल्कुल कम रहे। उसके बाद आते हैं ये फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, जो कि गाड़ी को अनलॉक करने पे अपने आप पॉप आउट हो जाते हैं। मिरर्स जो ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं, और फाइनली पीछे की तरफ भी जो डोर हैंडल है उसको छुपा के डिजाइन के अंदर अच्छे से नीटली इंटीग्रेट किया गया है। वाकई साइड से देखने में भी इस शार्पनेस की वजह से, नीचे इन कट्स की वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अब डिजाइन पे इतना ध्यान दिया ही है तो चार्जिंग पोर्ट को थोड़ी कहीं भी लगा देंगे, उसको भी एक काफी अच्छी तरीके से यहीं इस ब्लैक पैनल में इंटीग्रेट किया गया है। अब इस डिजाइन को इतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए महिंद्रा ने नीचे की तरफ इस गाड़ी में पूरा जो क्लैडिंग है वो पियानो ब्लैक में फिनिश करके दिया है। अब ये जो पियानो ब्लैक फिनिश होती है ना, ये गाड़ी के इंटीरियर्स में ही नहीं टिक पाती, तो एक्सटीरियर में तो चांस ही नहीं है। तो अगर आप ये गाड़ी लेने वाले हो तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि इन ब्लैक पैनल्स के ऊपर एक अच्छा सा PPF कोट करवा लीजिएगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ही इस पे इतने स्क्रैचेस आ जाएंगे कि हर बार जब आप इस गाड़ी को देखोगे ना तो ये बात दिल में चुभेगी। अब पीछे से ना इस गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, क्योंकि आगे से ये स्ट्राइकिंग है, शार्प है, साइड से भी एंगुलर है और पीछे से थोड़ी फ्लैट, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट दे दिए हैं इस चीज़ को थोड़ा सा बदलने के लिए। सबसे ऊपर मिल जाता है एक स्पॉइलर जो कि काफ़ी स्पोर्टी है, फिर बूट पे मिल जाता है एक और स्पॉइलर जो भी काफ़ी स्पोर्टी है, उसके पीछे ही आपको मिल जाते हैं एक लाइटिंग एलिमेंट, और फाइनली नीचे की तरफ भी ये दो डिफ्यूज़र जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं इसको और स्पोर्टी बनाने के लिए। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी रिवर्स लाइट को यहाँ बीच में सेंटर में इंटीग्रेट किया गया है, जैसे कि रेस कार या फॉर्मूला 1 कार्स में होता है। और हाँ, ऑफ कोर्स ये जो इसके LED टेल लैंप्स की जो डिटेल्स हैं ये फ्रंट को बड़े अच्छे से मिमिक करती हैं, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं पीछे भी आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स ही मिलते हैं।
अब ये जो गाड़ी है ना, इसका ओवरऑल डिज़ाइन ऐसा नहीं लगता कि एक रोड कार के लिए किया गया था। लगता है कि ये एक वीडियो गेम के लिए, एक रेसिंग गेम के लिए डिज़ाइन करी गई थी और फिर इनको लगा कि यार क्यों ना इसको रोड पे ही उतार दें, और उन्होंने वो ही किया है। परिवार के जो बड़े बूढ़े लोग होंगे वो इसको देख के शायद सोचेंगे कि यार ये थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गई, लेकिन आप और मैं समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम से एक ऐसी दिखने वाली गाड़ी की हमें तलाश थी जो कि सेफ ना हो, अपॉलोजेटिक ना हो, ब्रैश हो, फास्ट हो, और वो ही डिज़ाइन इसका कन्वे भी करता है। अब अपनी ये बात हो ही चुकी है कि ये गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंटेंट के साथ डिज़ाइन नहीं करी गई है, तो देखते हैं क्या इसकी बूट स्पेस आपको सरप्राइज कर सकती है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको मिल जाता है एक पावर टेलगेट, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस है, काफ़ी हैंडी फीचर है। और फिर रिवील होती है इसकी बूट स्पेस, जो कि ऑनेस्टली कुछ खास नहीं है। इसके अंदर ये जो ओवरनाइट कैबिन ट्रॉली बैग्स होते हैं, यही अगर आप 3 रख देंगे तो बूट स्पेस ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आपको छोटे बैग या फिर लैपटॉप बैग्स ही रखने पड़ेंगे। अगर आपने एक बड़ा सूटकेस रख दिया तो उसके अलावा कुछ भी सामान रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। ये इसलिए है क्योंकि ये बूट वाइड तो है, हालांकि ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता और ज़्यादा डीप भी नहीं है, और इस पार्सल ट्रे की हाइट कम होने की वजह से यहाँ पे आप कोई भी ज़्यादा सामान नहीं रख पाएंगे। अगर एक छोटे परिवार के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटे बैग में सामान पैक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपने पूरे परिवार के साथ 5 जनों के साथ आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा स्मार्टली ही सामान पैक करना पड़ेगा। एक और नीट फीचर बताता हूँ फटाफट से, ये देख रहे हो, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं ये पीछे से किसी को दिखाई नहीं देंगे, तो उन्होंने यहीं पे नीचे ही इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट किया गया है, ताकि बूट खुलने के बावजूद भी पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसको ये इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। हालांकि सीट्स यहाँ पे फोल्ड होती हैं, और क्योंकि ये फ्लैट फोल्ड होती हैं, आप स्काई रूफ के साथ मिलके कैंपिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। और हाँ, सामान भी थोड़ा बहुत और आ ही जाएगा। अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सामान आप इस गाड़ी के फ्रंट में भी रख सकते हैं। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसको इलेक्ट्रिक होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, इस वजह से सामने इंजन के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है, और इसलिए यहाँ पे सामने भी आपको जगह मिल जाती है। रेटिंग की बात करूँ तो 35 kg तक का सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसमें इतनी सारी जगह तो नहीं है, कुछ छोटे लैपटॉप बैग्स यहाँ पे फिट आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको गाड़ी का चार्जर वगैरह कैरी करना है वो यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, वो है इस गाड़ी का शेप। महिंद्रा ने फाइनली अपनी चाबी बदल दी है इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, और ये बहुत ही कूल है। इसके अंदर आपको ये स्लिम एक साई-फाई डिज़ाइन मिल जाता है जो कि काफ़ी स्लीक है, और उसके साथ आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो 2 बटन हैं ये हैं पार्किंग के लिए, स्मार्ट पार्किंग के लिए। तो अगर आप किसी टाइट सिचुएशन में गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं तो बस आपको इतना ही करना है कि गाड़ी को वहाँ पे साइड में लेके जाइए, उस पार्किंग को ये गाड़ी रिकॉग्नाइज कर लेगी। एक बार वो काम हो गया तो गाड़ी से उतर जाइए, और फिर सिर्फ इन बटन्स को यूज करके ही गाड़ी से उतरने के बाद आप गाड़ी को उस पार्किंग स्पॉट में पार्क कर सकते हैं, और वापस आके गाड़ी को उस पार्किंग स्पॉट से बाहर खड़े खड़े भी निकाल सकते हैं। ये चाबी ही नहीं, ये गाड़ी भी बहुत स्मार्ट है। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद ये जो चाबी होती है ना, ये सेंटर कंसोल में मैग्नेटिकली अटैच होके रेस्ट करती है। हाउ कूल इज दैट। अब फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी के कैबिन की, जो कि इनफैक्ट एक कैबिन नहीं है, ये एक ड्राइवर का कॉकपिट है। इस गाड़ी में पैसेंजर जरूर है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है, वो आपसे अलग बैठता है। पूरा ध्यान यहाँ पे ड्राइवर पे ही दिया गया है, उसको पूरी गाड़ी से अलग रखा गया है। ये एक सेपरेटर डालने के बाद एसी वेंट हो दो उसके अलग, जो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन दिया गया है, जो गाड़ी का पूरा शेप दिया गया है, इसमें बैठ के ऐसा लगता है कि ये गाड़ी आप लॉन्च करेंगे और ड्राइव नहीं। ये वाकई में ही एक स्पोर्ट्स कार इंस्पायर्ड कैबिन है, और यहाँ पे बैठ के काफ़ी स्पेशल फील होता है। और ये बात मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ कि ऐसा डिज़ाइन और किसी भी गाड़ी में इस बजट में या इसके दुगने बजट में भी आपको नहीं मिलने वाला। अब उन डिटेल्स की बात करते हैं जो आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो डोर हैंडल्स होते हैं वो कपड़े के दिए गए हैं, जैसे कि बहुत ही हाई एंड रेस कार्स में आता है। और ये सोच के ज़रूर लगता है कि यार इनको यूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिप इन पे अच्छे से मिल जाती है, और थोड़ा सा ही खींचे और डोर अपने आप खुल जाता है। बहुत ही कूल डिटेल है। फिर आता है ये ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील। ये गोल नहीं है, थोड़ा स्क्वायर्ड ऑफ है,
पकड़ने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है, यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। हाँ, ऑब्वियसली इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आपको कोई क्विक यू टर्न वगैरह लेना होता है तो गोल स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है, लेकिन स्पोर्टीनेस के फैक्टर में इसका कोई तोड़ नहीं। एंड फिर आता है ये आपका गियर सेलेक्टर। अब इसकी क्वालिटी हमें उतनी ऑनेस्टली पसंद नहीं आई, ये थोड़ा हिलता डुलता ज़्यादा है, लेकिन डिज़ाइन वाइज बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी मिल जाती है। जब इसको पीछे या आगे की तरफ पुश करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो एयरक्राफ्ट के थ्रस्टर्स होते हैं आप उनको यूज़ कर रहे हैं। जो नीचे की तरफ आपको एक्सीलरेटर और ब्रेक के पेडल भी दिए गए हैं वो एल्यूमिनियम में दिए गए हैं, और उनके ऊपर जो रबर ग्रिपर्स हैं उनको महिंद्रा के लोगों का एक शेप दिया गया है, जो कि वाकई वंस अगेन बहुत ही कूल लगता है। और फाइनली आते हैं फिर ये टॉप माउंटेड टॉगल्स, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग के लिए, बूट के लिए और लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए ये ऊपर वंस अगेन फाइटर जेट साइज टॉगल्स दिए गए हैं, जिनको यूज करने में मजा आने लगता है। और मैं कभी कभी टाइम पास के लिए दबा देता हूँ क्योंकि ये इतना एडिक्टिव है। तो वाकई यहाँ पे बैठने के बाद जैसे जैसे आप कैबिन में नजर घुमाने लगते हैं, चीजों पे ध्यान देने लगते हैं, वो आपका जो इंप्रेशन है कि हाँ ये गाड़ी एक ड्राइवर फोकस के साथ बनाई गई है, वो और भी इम्प्रूव होता रहता है। हालांकि कुछ चीजें ऑफकोर्स मैं बैठा हूं तो मैं ढूंढ ही लूंगा जो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात ये जो जॉयस्टिक है ये महिंद्रा की बाकी पुरानी गाड़ियों में भी देखा गया है, और ये बिल्कुल भी इसकी क्वालिटी बाकी कैबिन से मैच नहीं करती है। और फिर आता है ये पियानो ब्लैक का फिनिश, जो कि आपके ड्राइवर के बिल्कुल हाथ के नीचे रहता है। तो अगर आपने घड़ी पहनी हुई है या फिर आपका कुछ सामान इधर उधर चला जाता है तो ये पियानो ब्लैक का जो पैनल है बहुत ही जल्दी स्क्रैच हो जाता है। और ऑलरेडी हमारी गाड़ी जिसने 250 से 300 किलोमीटर ही करे हैं अब तक, उसी में ये पूरी तरीके से स्क्रैच हो चुका है। तो इसको मेंटेन आप कैसे करेंगे भाई, खुद तो आप ही को सोचना पड़ेगा। एंड फिर आता है ये स्टार्ट स्टॉप बटन। अब दिखने में ये बड़ा ही कूल है क्योंकि इसको इस पियानो ब्लैक पैनल के अंदर ही छुपा के रखा गया है। हालांकि इसको दबाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे प्रेस किया तो ये स्टार्ट नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी बिल्कुल सही जगह पे हाथ रख के इसको ऑन करने के लिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बाकी फिर ये गाड़ी संभाल लेगी। अब पूरा ध्यान ड्राइवर पे तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसेंजर को भी इग्नोर करा गया है, क्योंकि उसके सामने की तरफ भी उसको अपने 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। ऊपर का जो डैशबोर्ड है ये सॉफ्ट टच में फिनिश दिया गया है, और जो डोर पैड है दोनों ड्राइवर का को ड्राइवर का, उसके ऊपर भी लेदराइट का यूज अच्छे से किया गया है। इनफैक्ट ये जितने भी आप प्लास्टिक पैनल्स देख रहे हैं ये बड़े ही स्मूथ हैं, अच्छी हाई क्वालिटी के फील होते हैं, और कैबिन में बैठ के जो ओवरऑल क्वालिटी का इंप्रेशन है वो वाकई अच्छा और प्रीमियम है। इनफैक्ट ये जो ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियां हैं, जैसे आपने सेल्टॉस देखी है या फिर 3XO देखी है, ये उनके कंपटीशन का कैबिन है और किसी और के नहीं। अब एक अच्छे ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन, यानी कि आप गाड़ी में नीचे बैठते हैं, पैर आपके लंबे रहते हैं, स्टीयरिंग अच्छे से आपकी रीच में रहता है। एसयूवीज के अंदर ये पोजीशन अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एसयूवीज नेचुरली काफ़ी ऊंची होती है। हालांकि इस गाड़ी में इसी चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। आपको पावर सीट्स मिल जाती हैं सिर्फ ड्राइवर को, जिसके साथ आप सीट को पूरी तरीके से नीचे करके पीछे कर सकते हैं, अच्छे से एक स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन में आ सकते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिकली दोनों रीच होता है, तो आप स्टीयरिंग को अपने पास ला सकते हैं और यहाँ बैठ के प्रॉपर आपको एक लो स्लंग स्पोर्ट्स कार में जैसे बैठते हैं ऑलमोस्ट वैसा फील आता है। गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है, स्टीयरिंग आपके रीच में रहता है, और वाकई ये काफ़ी स्पोर्टी ड्राइविंग पोजीशन है। ये सीट्स भी अच्छे से कंफर्टेबल है और इसमें आपको डुअल अपॉल्स्ट्री भी मिल जाती है। नीचे की तरफ ये लेदरेट दिया गया है जहाँ पे वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, और ऊपर की तरफ इस फैब्रिक को यूज़ किया गया है। इनफैक्ट महिंद्रा का बोलना है कि ये 50% रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है, जो कि नेचर के लिए भी अच्छा है। और ऊपर ये हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि बड़े कंफर्टेबल हैं। अब इसमें आपको एक स्पोर्टी कैबिन तो मिल जाता है, लेकिन महिंद्रा अपनी रूट्स, अपनी प्रैक्टिकलिटी नहीं भूला है। इस वजह से जो सेंटर कंसोल है ये काफ़ी लंबा है। आगे की तरफ आपको एक नहीं 2 वायरलेस चार्जर्स मिल जाते हैं, ड्राइवर के लिए अलग, को पैसेंजर के लिए अलग, और को पैसेंजर के पास अपना वॉलेट रखने की भी जगह अलग से मिल जाती है। सामने की तरफ लेकिन कप होल्डर आपको एक ही मिलता है, तो उसमें शायद लड़ाई हो जाए आपकी पैसेंजर से कि उसका कॉफ़ी का कप कौन रखेगा, क्योंकि उसमें आप ही जीतने वाले हो, क्योंकि ये कैबिन पूरा आप ही के लिए डिज़ाइन है। और भी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो जो डोर पॉकेट्स हैं उसमें आसानी से 2 1 लीटर की बॉटल्स आ जाती हैं। जो ग्लव बॉक्स है वो थोड़ा पतला है लेकिन डीप है, तो काफ़ी सामान वहाँ पे भी आ जाता है। और फाइनली ये जो आर्मरेस्ट है इसके नीचे भी आपको एक कूल स्टोरेज मिल जाता है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने
इस नीचे वाले ट्रे की बात ही नहीं करी है। सेंटर कंसोल के नीचे आपको एक बहुत बड़ा स्टोरेज यूनिट मिल जाता है, जहां पे आप लैपटॉप बैग्स, कोई और सामान, बाकी सारी चीजें, स्नैक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और जितनी भी स्टोरेज प्लेसेस यहाँ पे सेंटर कंसोल में दी गई हैं, सबके ऊपर एक रबर मैटिंग भी मिल जाती है, जिसकी वजह से सामान यहाँ रखने के बाद वो रैटल भी नहीं करेगा, आवाज भी नहीं करेगा और सेफली भी रहेगा। तो प्रैक्टिकलिटी में भी ये ऑलमोस्ट फुल मार्क्स पाती है। चार्जिंग ऑप्शंस की भी कमी यहाँ पे नहीं है। सामने की तरफ 2 आपको टाइप सी चार्जर्स मिल जाते हैं, 2 वायरलेस चार्जर्स तो हैं ही ऑफ कोर्स, और रियर पैसेंजर्स को भी 2 टाइप सी सॉकेट्स मिल जाते हैं जो कि सीट्स के ऊपर माउंटेड है, तो उनको लगाना भी काफी आसान रहेगा। प्लस वो 65 वॉट के फास्ट चार्जर्स हैं, आपके डिवाइसेस काफी जल्दी वहां पे भी चार्ज होने वाले हैं। अगर आप एक 12 वोल्ट सॉकेट ढूंढ रहे हैं तो वो आपको सिर्फ बूट में ही मिलेगा। अब करते हैं फीचर्स की बात। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर हर फीचर की डिटेल में जाएंगे। पावर विंडोज ऑफ कोर्स चारों ही मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर को ही 1 टच अप और डाउन की सुविधा मिलती है, और जो पावर विंडो के टॉगल्स है ना, वो भी थोड़े चेंज करे गए हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है ये नया स्टीयरिंग व्हील, जिसके बीच में एक ग्लॉस ब्लैक पैनल आ जाता है, और यहाँ पे जो BE वाला लोगो है वो रात को इल्यूमिनेट होता है। ड्राइवर के पास आपको फिर मिल जाती हैं 3 स्क्रीन। सामने की तरफ है आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले, फिर एक बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और सामने की तरफ आपको मिल जाता है एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेड्स अप डिस्प्ले। सेंटर में आपको फिर मिल जाता है एक ऑटो डे नाइट IRVM, जो कि रिमलेस है, काफी अच्छा लगता है, स्पोर्टी लगता है। इसके बाद मिल जाता है एक 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग जो पूरे कैबिन में फैली हुई है, और ऑफ कोर्स फिर एक फिक्स्ड ग्लास रूफ। ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सही लगता है, ये जो स्पोर्टी डिजाइन है ये ग्रिप करने में भी अच्छा है। और फिर आता है इसका ये सेंटर ब्लैक पैनल, जो कि पूरा का पूरा बीच के अंदर एक हॉर्न पैड है, आप चाहे लेफ्ट से दबाएं या राइट से दबाएं, हॉर्न बज जाएगा। फिर आते हैं इसके साइड में कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको लेफ्ट में मिल जाते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, उसके बाद आपको यहाँ मिल जाते हैं आपके इंफोटेनमेंट के मोड कंट्रोल्स। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स, और फाइनली सबसे राइट साइड में आ जाता है इस गाड़ी का मेन्यू, इसके ड्राइवर्स डिस्प्ले को नेविगेट करने का। ऊपर की तरफ आपको दिए गए हैं प्लस और माइनस के कंट्रोल्स। प्लस दबाएंगे तो रीजन प्लस होता है, माइनस दबाएंगे जो रीजन सेटिंग है वो कम हो जाती है। लेफ्ट साइड वाला जो नीचे वाला बटन है उसको दबाने से गाड़ी का 1 पेडल ऑपरेशन मोड ऑन या ऑफ होता है, और राइट साइड में नीचे वाला जो बटन है वो है बूस्ट के लिए। जब इसको आप दबाते हैं तो गाड़ी को एक बूस्ट मोड मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में हम गाड़ी चलाते हुए और डिटेल में बात करेंगे। ड्राइवर की कन्वीनियंस के लिए इस गाड़ी के अंदर दोनों ही ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स भी दिए गए हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये भी बड़ा नीटली डिजाइंड है। जो आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा चाहिए होती है वो क्लियरली दी जाती है। रेंज और बैटरी परसेंटेज आपको लेफ्ट में मिल जाता है, रीजन की सेटिंग्स आपको राइट में मिल जाती हैं, और बीच में आपको मिल जाती है स्पीड। और जो नेविगेशन डिटेल्स भी होती हैं वो आपको स्क्रीन में ऊपर की तरफ दी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको फिर और भी मेन्यूज मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर असिस्टेंट, तो जिसमें जो आपका ADAS होता है वो फंक्शन दिखाई जाती है कि कौन सी गाड़ी सामने से आ रही है, कौन सी गाड़ी सामने से जा रही है, सामने वाली गाड़ी में कितना डिस्टेंस है, वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पे एक झलक पे ही मिल जाती हैं। इसके बाद आता है नेविगेशन। तो अगर आपका एंड्रॉयड ऑटो चल रहा हो या एप्पल कारप्ले चल रहा हो तो उसके मैप्स डायरेक्टली आपको सामने ही दिख जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, आपको बार बार अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे देखना नहीं पड़ता। फाइनली अगर आप चाहते हैं गाड़ी की जानकारी तो वो भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाती है। आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ आपका एनर्जी कंजम्पशन और जो एनर्जी फ्लो है कि बैटरीज में से पावर कितनी जा रही है, किस व्हील को जा रही है, वो पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये आपके ड्राइविंग मोड जो हैं उनके साथ भी पैड है। इसकी जो थीम है, तो जब आप इको से हटके एवरीडे मोड में जाते हैं तो ये पर्पल हो जाता है, और एवरीडे से हटके जब आप रेस मोड में जाते हैं तो ये फायरी रेड हो जाता है। जो इसके एनिमेशंस हैं वो बड़े ही स्मूथ है, और जो इसका एग्जीक्यूशन है मुझे तो बड़ा पसंद आया। इसका जो इंफोटेनमेंट भी है वो अब तक किसी भी महिंद्रा की गाड़ी में नहीं देखा गया है। ये कंप्लीटली न्यू सिस्टम है और बिल्कुल ही नया इंटरफेस है। यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको क्विकली सारी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और मेन्यूज भी मिल जाते हैं, ऐप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपका क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स है वो यहीं से सारी की सारी मिल जाती हैं। अगर आपको सीट वेंटिलेशन ऑन या ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और हमेशा जो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स होती हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे ही रहती हैं। जब आप इसको टच करेंगे तो इसमें आपको और भी एक छोटा सा क्लाइमेट कंट्रोल का मेन्यू सामने आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको ड्राइव मोड्स चेंज करने हैं या फिर आपको अपना ADAS का कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं
वो सारे के सारे यहीं से आप ऑपरेट हमेशा कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स काफ़ी लॉजिकली लेड आउट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस भी मिल जाते हैं, जो काफ़ी अब तक हमने जो यूज़ किया है स्मूथली काम किया है। एप्पल कारप्ले को पेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आई है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो में वो दिक्कत अब तक नहीं आई है। एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स भी आपको शॉर्टकट के तौर पे तो यहीं मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में भी जाना है तो आप जा सकते हैं। आप कोई भी एक प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव मोड डिपेंडेंट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम में जाके किस तरीके का पैटर्न उन पे चाहिए, वेव में या फिर ग्लो करने में, या फिर आपको एक स्टैटिक लाइट चाहिए, वो मिल जाती है। और जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है वो आप आराम से जाके वो कलर भी सेट कर सकते हैं। ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है ये ड्राइवर के आसपास तो रहती है, बल्कि इनफैक्ट जो ऊपर रूफ है, रूफ के ऊपर भी इसका पैटर्न आता है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक और अच्छा लगता है। महिंद्रा को पता है कि माहौल कैसे बनता है, इसलिए जब सेलिब्रेट करने का टाइम हो तब ये गाड़ी भी आपके साथ पार्टी कर सकती है। बस ये चीज आप सड़क के बीच में या किसी और को परेशान करते हुए मत कीजिएगा। और फाइनली आ जाती है फिर आपकी बैटरी की डिटेल्स, जिसपे अगर आपको डिटेल पे अगर नजर रखनी है तो आप ये सेटिंग ऑन करके छोड़ सकते हैं इंफोटेनमेंट पे, और कितना बैटरी आपका डिप्लीट हो रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना दिया गया है, अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, बैटरी प्रिडिक्शन आपको ऑन करना है ऑफ करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बड़ा ही केपेबल है, बड़ा स्मूथली काम करता है, एंड इज वन ऑफ द बेटर सिस्टम्स जो अब तक हमने किसी गाड़ियों में देखे हैं। हालांकि इस सिस्टम की एक ऐसी पार्टी ट्रिक है जिसके बारे में हमने अब तक बात करी ही नहीं है, और वो है इसका साउंड सिस्टम। इस गाड़ी के अंदर आपको 16 स्पीकर का हर्मन कार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि बड़ा इंप्रेसिव है। अब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड और माइंड ब्लोइंग तो नहीं है, लेकिन आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फिर इसके अंदर आता है साउंड ट्यूनिंग के ऑप्शंस। तो आप चाहें तो अपना साउंड एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर सेटिंग आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। वाकई ही लगता है कि यहाँ आप एक सिम्फनी हॉल में बैठे हैं, किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं, या किसी स्टेडियम में चले गए हैं। इसके अलावा आप उसको इक्वलाइजर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सबवूफर मिल जाता है, बेस आउटपुट काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से इसका साउंड भी ट्रिम कर सकते हैं। तो वाकई ही अगर आप एक ऑडियो एंथुसियास्ट हैं जो इस गाड़ी के ऑडियो को अपने हिसाब से ट्यून करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी कैपेबिलिटी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है, काफ़ी सारी गाड़ियों में आजकल आ जाता है। इसका एनिमेशन ऑनेस्टली उतनी इंप्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन हाँ क्वालिटी इसकी ज़रूर अच्छी है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये कि जो इसका 360 डिग्री कैमरा है गाड़ी का, वो एज अ डैश कैम भी काम करता है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर ये सामने की तरफ ऊपर आपको एक सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, जिससे ऑफकोर्स आप फोटो खींच सकते हैं, गाड़ी के अंदर के कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सराउंड व्यू कैमरा यहाँ पे मिलता है वो 360 डिग्री व्यू को एज अ डैश कैम भी यूज करता है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई स्टूपिड सी चीज रोड पे होती है जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फटाफट यहाँ पे आप रिकॉर्ड का बटन दबा के उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये गाड़ी लेने के बाद आपको कोई भी डैश कैम में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। प्लस जब ये गाड़ी पार्क रहती है तब भी इसका कैमरा काम करता रहता है। तो अगर कोई आया, किसी ने आपकी गाड़ी को धक्का दिया, टो करने की कोशिश करी, खोलने की कोशिश करी, या कोई छेड़खानी करी, तो ये सारी चीजें ये कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, ताकि आप बाद में देख पाए कि वो कौन था जिसने आपकी गाड़ी को छेड़ा था। गाड़ी स्पोर्टी है तो इसका सेफ होना भी बहुत जरूरी है, और इसी वजह से महिंद्रा ने इसमें 6 एयरबैग नहीं दिए हैं, उन्होंने 7 एयरबैग दिए हैं। इसके साथ साथ इसमें ABS, EBD, हिल होल्ड जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स आपको भी मिल जाते हैं। और तो और इन्होंने इस गाड़ी का, एक्चुअली इस गाड़ी का नहीं लेकिन इसी प्लेटफॉर्म का हमारे सामने एक लाइव क्रैश टेस्ट भी करके दिखाया है। तो आप ये मान ही सकते हैं कि इसको भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिलने ही वाली है। कूप एसयूवीज में कहाँ पीछे जगह मिलती है, ना नी रूम अच्छा होगा ना हेडरूम, आप यही मान रहे होगे ना? तो फिर आपको B60 सरप्राइज कर सकती है। अब हाँ, ऑफ कोर्स जो कन्वेंशनल एसयूवीज होती है जिनकी रूफ सीधी जाती है, उनमें आपको बेटर सेंस ऑफ स्पेस मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन आपको दिक्कत ये गाड़ी नहीं देगी। 6 फीट का कोई सामने बैठा है तो उसके पीछे भी 6 फुट का बंदा बैठ सकता है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, और अगर ड्राइविंग पोजिशन में अपने हिसाब से सेट करूँ तो मेरे पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे नी रूम मिल जाता है। फुट रूम भी अच्छा है,
ऑब्वियसली ये एक ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो जो बैटरीज हैं वो इसके फ्लोर के नीचे आ गए हैं, तो फ्लोर थोड़ा ऊपर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह है कि मेरे पैर इस सीट के नीचे जा पाए। जो मेरी नीज है बहुत ज़्यादा ऊपर पॉइंट नहीं कर रही है, इस वजह से सीटिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल रहता है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली हेडरूम है, हेडरूम ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। जब तक आप 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे नहीं होगे तब तक आपके बाल यहाँ पे टकराने शुरू नहीं करेंगे, जो कि एक काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। अब बात करते हैं इन सीट्स की। ये सीट्स भी अच्छे से सपोर्टिव है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ एंगल्ड है, इस वजह से अंडर साइड सपोर्ट आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाता है, बेटर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ईवी एंड दैट टू अ कूप एसयूवी। जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो भी बड़ा ही कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट अच्छे सपोर्टिव है, एंड ओवरऑल ये सीट्स आपको लंबी जर्नीज पे भी अच्छे से कंफर्टेबल रखने वाली हैं। विजिबिलिटी आउटसाइड इज कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये विंडोज पीछे आके इतनी छोटी हो जाती हैं तो बाहर आपको ज़्यादा आसानी से नहीं दिखता है, ये काफ़ी दबा दबा व्यू मिलता है। इनफैक्ट ये जो बड़े सामने के हेडरेस्ट है ये ड्राइवर और पैसेंजर के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे बैठने के बाद ये बहुत सारा व्यू जो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। सामने देखने के लिए आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ग्लास रूफ है, पहली बात ये खुलती नहीं है, विच इज़ ग्रेट, तो कोई भी बच्चे आपको इस गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे, शुक्र है उस बात का। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे क्योंकि ये इतनी बड़ी है, काफ़ी सारी लाइट इस कैबिन के अंदर आती रहती है, तो ऑल्दो इसके आसपास पूरी थीम एक ब्लैक कैबिन की दी गई है, तब भी यहाँ बैठ के वो घुटन महसूस नहीं होती है, बैठ के ठीक ठाक अच्छा स्पेशियस ही एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि यहाँ पे 3 जने आसानी से नहीं बैठ पाएंगे। ये फ्लोर जरूर फ्लैट है तो बीच वाले को पैर रखने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये जो सीट्स हैं ये थोड़ी जो डोर है उससे अंदर की तरफ है, तो ऑलरेडी जो 2 पैसेंजर्स होते हैं वो पास में बैठते हैं थोड़ा, तो बीच वाले के लिए तो कहाँ ही जगह बचने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एमिनिटीज या फीचर्स की। तो ऑफकोर्स आपके पास एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ग्रेट। फिर इन सीट्स के पीछे आपको एक माउंटिंग पॉइंट दिया गया है जहाँ पे आप एक होल्डर लगा सकते हैं जिसमें आप अपना टैबलेट या फोन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। प्लस महिंद्रा ने एक ऐप भी दी गई है जो अगर आप अपने फोन या टैबलेट में डालेंगे तो वो आपके इंफोटेनमेंट से सिंक हो सकता है सीमलेसली, और यहीं से पीछे बैठ के आप क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जो गाड़ी के अंदर गाने चल रहे हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक थर्ड स्क्रीन बना सकते हैं अपने फोन या टैबलेट को, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव फीचर मिल जाता है। इनफैक्ट अगर सब लोग साथ मिलकर कोई कंटेंट देखना चाहे तो उसको सिंक भी किया जा सकता है। एसी वेंट्स भी आपको यहाँ पे बीच में मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़े इंटरेस्टिंग है, इनका डिज़ाइन तो थोड़ा ऑड है, लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइन इतना स्ट्राइकिंग बनाया गया है इस वजह से ये लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ पाते। बस जो इनके वेंट्स का कंट्रोल है वो आप ऊपर नीचे या फिर उनको शट ही कर सकते हैं। स्टोरेज की मैं बात करूं तो आपको इस एसी वेंट के नीचे भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है, और चार्जिंग ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था, सीट के पीछे यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, हर सीट के पीछे एक, वहाँ पे आप अपना फास्ट चार्जिंग कोई भी डिवाइस कर सकते हैं। और सीट बैक पॉकेट जो है इसकी वो खाली मैगजीन्स के लायक है, बाकी और के किसी काम तो नहीं आएगी। डोर पॉकेट्स भी यहाँ पे हैं, छोटी हैं, छोटी 500 ml से 1 लीटर की पतली वाली जो बॉटल्स होती है वो ही अकोमोडेट कर पाएंगी। तो भाई अगर आपके दोस्त यहाँ बैठने वाले हैं, परिवार में छोटे बच्चे यहाँ बैठने वाले हैं, तो ये एक्सपीरियंस वो लोग भी एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन आप ज्यादा लोगों को इस गाड़ी में ठूसने का सोच रहे हैं तो वो चीज अवॉइड कीजिएगा। हैंडलिंग, अब एक स्पोर्टी गाड़ी की हैंडलिंग अगर अच्छी नहीं हो तो आखिर क्या ही फायदा है। और जहां तक हैंडलिंग का सवाल है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर बोला जाता है कि वो भारी होती है। अब महिंद्रा ने इस डिपार्टमेंट में तो भाई कोई जादू ही कर दिया है, क्योंकि इनका जो हैंडलिंग ट्रैक है उस पे भी ये गाड़ी क्या कमाल चलती है। गाड़ी बैलेंस रहती है, और क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो जब आप इसको थ्रॉटल देते हैं धीरे 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 तो रियर थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाता है, और फिर फाइनली ट्रैक्शन कंट्रोल आके उसको कट करना पड़ता है, उसको आपकी गाड़ी को स्लाइड होने से रोकने के लिए। ये डेफिनेटली एक बड़ा ही फन एक्सपीरियंस है। कोई कॉर्नर आ रहा है, बस सिंपली आपको गाड़ी को अंदर मोड़ना है, थ्रॉटल पे जाना है, और गाड़ी क्या मस्त हल्की सी स्लाइड होके कंटिन्यू जाती रहती है। बहुत टाइम हो गया है मेरे को
लगभग 20-25 लाख में कोई एक इतनी फन गाड़ी चलाते हुए। इस रेस मोड में भी जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है ना, वो ज़्यादा हार्श नहीं है। उसको पता है कि आपको कब कितना थ्रॉटल देना है, तो कहीं गलती से बहुत ज़्यादा भी दबा दो तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में आ जाते हैं और आपको वो गलती करने से रोक देते हैं, जो हो सकता है आप कर दो, क्योंकि शायद आपको एक स्पोर्टी रियर व्हील गाड़ी चलाने की आदत ना हो। लेकिन अगर आपको आदत है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है और उसके बाद ये गाड़ी ड्रिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। नहीं मानते मेरी बात? तो फिर जब महिंद्रा इस गाड़ी का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था, तब गौरव गिल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रैली ड्राइवर है, इंडिया के अर्जुन अवार्ड विनर रह चुके हैं, उन्होंने इस गाड़ी को लगभग 120 की स्पीड पे ड्रिफ्ट किया था। समझा मेरी बात? ड्रिफ्ट किया था। तो भाई जहां तक हैंडलिंग की, एक्सेलरेशन की, पावर की और फन की बात है ना, मजा आ जाता है इस गाड़ी को चलाने में। वाकई जब मैं बचपन में वीडियो गेम्स खेल रहा था, तब मैं उम्मीद करता था कि मेरे पास एक दिन एक ऐसी गाड़ी हो जिसके साथ मैं इतना एंजॉय कर पाऊं। B60 की मोटर 286 हॉर्स पावर बनाती है, जो कि जितना सुनने में एक्साइटिंग है उतना ही फास्ट भी। 0 से 100 का क्लेम टाइम सिर्फ 6.7 सेकंड है, जो कि लग्जरी एसयूवीज के लिए भी मुश्किल होता है अचीव करना। गाड़ी चलाते हुए एक्सीलेटर देते ही 60 एकदम से रिस्पॉन्ड करती है और आपको वो 380 न्यूटन मीटर का इलेक्ट्रिक टॉर्क फील होता है। ये प्रॉपरली फास्ट है। हालांकि इसका लॉन्च ज़रूर थोड़ा ठंडा है। ये बहुत ही जेंटली स्टार्ट लेती है लॉन्च करने पे, जिसकी वजह से वो ईवी का इंस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ड्रामा यहाँ पे फील नहीं होता। रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से हमें इससे और एग्रेसिव लॉन्च की उम्मीद थी, पर इसी वजह से इसको सिटी में चलाना बहुत ही आसान है। तीनों ड्राइव मोड में 60 बहुत ही यूजेबल रहती है और आप जेंटल थ्रॉटल से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको आसानी से चला सकते हैं। ओवरटेक से बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ता, चाहे स्लो हो या फास्ट। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में धीरे चल ही रहे हैं तो आप इसका ट्रू 1 पेडल मोड भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी मदद से जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ने लगते हैं, गाड़ी के रीजन ब्रेक्स ऑटोमेटिकली रखते रहते हैं और वो आपको एक पूरे स्टॉप पे भी ला सकते हैं। इससे गाड़ी को चलाना आसान हो जाता है, लेकिन हाँ, आपको इसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। शुरू में झटके थोड़े सहने पड़ेंगे। हाँ, ओवरऑल विजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मगर ये कोई बड़ा इशू नहीं है और आपको आदत पड़ जाएगी। इस मामले में तो महिंद्रा ने कोई भी कमी छोड़ी ही नहीं है। 2 बैटरी पैक ऑप्शंस हैं, जो कि दोनों ही राइवल्स में सबसे बड़े हैं। इनकी रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 400 और 500 किलोमीटर की है। इतना ही नहीं, फर्स्ट ओनर को लाइफ टाइम अनलिमिटेड और सेकंड ओनर्स को 10 साल की बैटरी वारंटी भी दी जा रही है। चार्जिंग स्पीड्स और टाइम भी उतने ही इंप्रेसिव हैं। 175 किलोवाट आवर की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है और इतने फास्ट तो अभी आपको डीसी चार्जर्स ही नहीं मिलने वाले। तो अगर आपका डेली कम्यूट 70 किलोमीटर का भी है, तो आपको ये ईवी हफ्ते में एक ही बार चार्ज करनी पड़ेगी और आप इसको शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स पे भी लेके जा सकते हैं। इससे अच्छे बैटरी फिगर्स अब तक मास मार्केट कार्स में नहीं देखे गए हैं। और वो चीज आज अफोर्डेबल हुई है। गाड़ियां फन हमेशा से आती रही हैं, पावरफुल हमेशा से आती रही हैं, लेकिन उनका प्राइस ही इतना होता था कि अगर आप वो गाड़ी ले भी ले तो उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन भाई महिंद्रा ने यही चीज इसकी बदली है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि ये चीज, इस बैलेंस को अचीव करने के लिए वो ये नहीं भूले हैं कि हमारी जो देश है उसकी जो सड़कें हैं वो इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो अगर आपको स्पीड ब्रेकर पे से जाना होता है या फिर एक बहुत ही ऊंचे अजीब से स्पीड ब्रेकर पे जाना होता है, तो वो सारे काम भी इन गाड़ी को करने पड़ेंगे और वो ये करती है। इसका जो कंफर्ट है वो भी लाजवाब है। अब ऑफ कोर्स एक स्पोर्टी गाड़ी डिजाइन करी है, स्पोर्टी गाड़ी बनाई है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वो एकदम ही मक्खन की तरह चले। लेकिन जहां तक थोड़ी बहुत खराब सड़कें आती हैं, छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, पॉट होल्स आते हैं, या फिर जैसे ये ड्रेनेज कवर्स आते हैं,
उसके ऊपर ये उसको कुशन बहुत अच्छे से करती है, तो वो झटका आपको फील नहीं होता। लेकिन जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा आएगा, कोई शार्प स्पीड ब्रेकर आएगा, वहाँ पे आपको गाड़ी थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि गाड़ी ऊंची है, ये एक एसयूवी है, स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो वहाँ पे आपको कैबिन में मूवमेंट फील होगा। तो पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने के लिए आपको बस थोड़ी सी स्पीड ही कम करनी है, बाकी इसका सस्पेंशन संभाल लेगा। वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है, क्वाइट है और कंफर्ट भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। लेकिन एक बात है जो मेरे को इस सबसे भी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है, और वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आवाज आती ही नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्वाइट होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी इसका साउंड इंसुलेशन कैबिन का लाजवाब है। और तो और जो इसके टायर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उन टायर्स के अंदर एक स्पंज की कोटिंग लगाई गई है ताकि रोड नॉइज को वो अब्जॉर्व करके कम कर पाए। तो जब आप हाई स्पीड पे भी जा रहे होते हैं, 120 130 भी ये गाड़ी आराम से करती है, वो कर रहे होते हैं, तब भी आपको इस गाड़ी में कोई आवाज नहीं आती, अनटिल अनलेस आप मेरी तरह थोड़ी मस्ती करने के मूड में हो। भाई मानना ही पड़ेगा, इस गाड़ी ने मुझे वाकई वो बचपन की वीडियो गेम्स की याद दिला दी है। और क्या खेलते हुए मजा आता था, एड्रेनलिन पंप होता था, अपोनेंट को हराने का मन करता था और तेज जाने का मन करता था। वो सारा काम ही गाड़ी आज बखूबी कर रही है। वेल डन महिंद्रा, वेल डन।